दोस्तों, यह कहानी मेरे द्वारा लिखित पुस्तक पोल वतूर का आदमखोर बाघ से ली गई है, जो वन विभाग के पुराने रिकॉर्ड पर आधारित मौलिक रचना है। उम्मीद है सभी कहानियां आपको पसंद आ रही होंगी। यदि कोई त्रुटि हुई है तो सविनय क्षमा मांगना चाहूंगा। धन्यवाद। दोस्तों, यह किस्सा साल 1974 का है, जब किसली गांव विस्थापित कर कान्हा नेशनल पार्क का कोर एरिया बनाया दिया गया था। समीप ही एक अन्य गांव, जो बिल्कुल कोर जोन से सटा हुआ था और जो अपने विस्थापन की दहलीज पर था। दिसंबर 1974 का वो साल, जब पहली बार एक बाघ ने गांव के पालतू मवेशी का शिकार किया, फिर धीरे धीरे गांव के अन्य मवेशियों को खाना चालू कर दिया। इससे नाराज ग्रामीणों ने प्रशासन के सामने चक्का जाम भी किया। वन विभाग ने उन लोगों को मुआवजा भी देना प्रारंभ किया, जिससे ग्रामीणों में कुछ हद तक आक्रोश कम हुआ। एक दिन किशन ग्वाला दूध के काम से अपने घर लौट रहा था। शाम हो चली थी और गांव भी डीप जंगल के अंदर था। उसे एक पुल के पास लघु शंका लगती है। वह अपनी साइकिल वहीं पुल में खड़ा कर देता है और नीचे लघु शंका के लिए उतर जाता है। किंतु जैसे ही वह लघु शंका करके वापस पुल पर आता है, न जाने कहां से एक बाघ उसका ऊपर ही इंतजार कर रहा था। किशन घबराते हुए जड़ हो जाता है और पीछे भागने के लिए मुड़ता है। तब बाघ उसका पीछा कर उसे मार देता है। इधर जब रात होने लगी तो परिवार को उसके आने की चिंता हुई। परिवार ने ग्राम के सरपंच को यह बात बताई कि सुबह से दूध के काम से गया था, पर अभी तक वापस नहीं लौटा है। सरपंच थोड़ा अनुभवी था। उसने तुरंत गांव के कुछ नौजवानों का एक जत्था तैयार करवाया और किशन को सर्च करने निकल गए। इस सर्च पार्टी के पास वैसे कोई आधुनिक हथियार नहीं थे, किंतु उनके पास लोहे की रॉड, लठ और मशाल हाथ में थी। दोस्तों, जंगली जानवर, खासकर बाघ से निपटने के लिए साहस के साथ साथ दिमाग और संख्या बल की भी आवश्यकता होती है। अब किशन को खोजने टीम निकलती है तो पूरा गांव छान लिया जाता है, पर किशन का कहीं नामो निशान नहीं मिल रहा था। तब एक व्यक्ति कहता है, हमें किसली गांव के रास्ते में मिलने वाले पुलिये में किशन को खोजना चाहिए। हो सकता हाँ, वह वहां मिल जाए। अब तक लगभग 2 घंटे से ज्यादा का समय हो गया था जब सर्च पार्टी ने किशन को खोजना प्रारंभ किया था। अब दोस्तों, जैसे ही टीम किसली गांव के रास्ते में मिलने वाले पुल पर पहुंचती है, तो पुल पर किशन की लाश दिखाई देती है और पास ही बहुत सारा खून बहता दिखाई देता है। उनकी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किसने किशन को मारा होगा। ये काम किसी जंगली जानवर का होता तो वह उसे साबुत क्यों रहने देता। न वहां किशन के गुत्थम गुत्थी यानी स्ट्रगल के निशान थे, और न ही उसकी लाश को किसी जानवर ने खाया था। सर्च पार्टी उसकी लाश को लेकर गांव आ जाती है और उसके परिवार को सौंप देती है। इधर परिवार में किशन की पत्नी, 2 बच्चे और बूढ़े पिताजी, जिनका रो रो कर बुरा हाल हो गया था। जैसे तैसे रात कट जाती है। सुबह अंतिम संस्कार करने के पहले एक बार वन विभाग को सूचित किया जाता है। डिप्टी रेंजर अपने महकमे के साथ वन ग्राम भिलवानी पहुंचते हैं। वह भी बहुत अनुभवी अधिकारी थे। यूं समझ लीजिए, उसने अपनी पूरी ड्यूटी कान्हा वन परिक्षेत्र में बिताई थी। जब उन्होंने मौके पर किशन की लाश का मुआयना किया तो उन्हें 4 हॉल गर्दन पर दिखे। उन्हें पूरा शक हो गया था कि यह काम किसी और का नहीं, बल्कि यह काम किसी बाघ का है। उन्होंने जल्दी से एक पंचनामा बनाया और तत्काल 700 रुपये स्वीकृत किए, ताकि अंतिम संस्कार की कार्यवाही की जा सके। दोस्तों, वैसे तो एनटीसी की गाइडलाइन में जंगल के बाहर हुए बाघ के हमले में मुआवजे का प्रावधान नहीं होता, किंतु उस समय कान्हा नेशनल पार्क के सीमांत गांवों में विस्थापन का कार्य चल रहा था। ऐसे में वन विभाग कोई नई समस्या उत्पन्न करवाना नहीं चाहता था। इसीलिए वन परिक्षेत्र के अलावा रेहासी क्षेत्र में भी मुआवजा दिया जा रहा था। किंतु डिप्टी रेंजर को इस बात की चिंता सता रही थी कि यदि बाघ ने किशन को मारा तो उसे खाया क्यों नहीं। उन्होंने यह बात अपने पंचनामे में भी दर्ज की थी और अपने उच्च अधिकारियों को भी इस बात की सूचना दी। वन विभाग तुरंत हरकत में आया और बाघ को लोकेट करने की कोशिश करने लगा। पहले कॉलर वगैरह नहीं होते थे और न ही जीपीएस ट्रैकर, जिसकी मदद से आजकल बाघों को सर्च किया जाता है। पुराने समय में बाघ को उसकी आदत और पंजों के निशान से पहचाना जाता था। कुछ दिन गुजरे, मामला कुछ शांत हुआ। एक दिन की बात है, गांव का ही एक आदमी जो शाम को जंगल से लौट रहा था, उस पर बाघ ने हमला कर उसे भी घायल कर दिया और कुछ देर बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। जब वह भी अपने घर नहीं पहुंचा
तो उनके परिवार वालों ने और सरपंच ने एक सर्च पार्टी बनाई और उसे खोजने चले गए। अब रात हो गई थी, सर्च पार्टी लौट के आ गई, किंतु उन्हें उस आदमी की कोई खबर नहीं लगी। इस तरह अगला दिन भी गुजर जाता है। तीसरे दिन सुबह एक फॉरेस्ट गार्ड को उस आदमी की आधी खाई हुई लाश मिलती है। वह इसकी सूचना अपने अधिकारियों और गांव वालों को देता है। जब फॉरेस्ट की टीम वहां पहुंचती है तो वह यह पाती है कि लगभग 2 दिनों के बाद उसकी लाश को बाघ ने खाना प्रारंभ किया था। चूंकि लाश को किसी गांव वाले ने नहीं हटाया होगा, इसीलिए बाघ उसे खाने की हिम्मत कर सका। दोस्तों, मनुष्य बाघों के फूड मेन्यू का हिस्सा नहीं होते है। बाघ तो केवल विषम परिस्थिति में या धोखे से कोई उनके सामने आ जाता है, तभी वो हमला करते हैं। उस आदमी को खाने का उस बाघ का यह पहला अनुभव था। अब उसे पता चल गया था कि मनुष्य बहुत कमजोर होता है। वह तो इतना बेबस होता है कि कुछ ही मिनट में उसका निवाला बन जाता है। यह अनुभव लेकर उस बाघ ने पूरे गांव में अपना आतंक मचा दिया था। आने वाले दिनों में उसने और भी शिकार किए। इधर वन विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ उसे सर्च करने का काम कर रहा था। 5 जगह चिन्हित करके पिंजरे भी लगवाए गए, उसमें जानवरों को चारे के रूप में रखा भी गया, पर यह युक्ति काम नहीं आई और उसे पकड़ा नहीं जा सका गया। वन विभाग ने सर्चिंग के दौरान यह पाया कि बाघ के पिछले पंजे का निशान हल्का बनता था। उन्होंने यह अनुमान लगाया कि टेरिटोरियल फाइट में वह जख्मी हो गया होगा। इसी कारण वह अपने कुदरती भोजन के अलावा पालतू पशु और इंसानों को अपना भोजन बना रहा है। उन दिनों कान्हा नेशनल पार्क में हाथियों के द्वारा बाघ को सर्च करने का काम किया जाता था, किंतु बाघ को बहुत सर्च करने पर भी खोजा नहीं जा सका। अब कुछ दिनों के बाद गांव में 2 बैलों का शिकार हुआ, किंतु जब जब भी बाघ अपने शिकार को खाने जाता, इंसानों द्वारा उसे भगा दिया जाता या उसे डिस्टर्ब किया जाता था। अब उसे भोजन करने नहीं दिया जाता और वह अपना कुदरती शिकार करने में भी असहाय हो चला था, और न ही वह वन विभाग उसे अपने कब्जे में ले पा रहा था। यह स्थिति अत्यंत भयानक होने वाली थी। साल 1975 का समय, फरवरी का महीना था, जब बाघ ने एक और इंसान की हत्या कर दी। और यहां भी वही सिनारियो था। उसने इंसान को मार तो दिया, पर वह उसे खा नहीं पाया था। अब दिन ऐसे ही गुजरते रहे। गांव वाले पूरे एहतियात बरते थे, जिसके कारण बाघ मनुष्यों पर और न ही उनके पालतू जानवरों पर हमला कर पा रहा था। मार्च का महीना था। गांव की सुगंधा देवी घर के पिछवाड़े में लगी सब्जियां तोड़ने जाती हैं। वो ताजी सब्जियों को बैठकर तोड़ने लगती है। तभी अचानक करेले के झुरमुट से बाघ निकलकर दबे पांव बैठी हुई सुगंधा देवी पर अटैक कर देता है। अटैक इतनी सटीकता से किया था कि सुगंधा देवी कुछ कह पाती, इससे पहले ही उनकी सांस नली कटने से उनकी मौत हो जाती है। बाघ सुगंधा देवी की लाश को उठाकर समीप बने नाले के नीचे ले जाता है। जब कुछ देर हुई तो परिवार के लोग पिछवाड़े जाकर देखते हैं। उन्हें बहुत सारा खून दिखाई पड़ता है। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि यह काम उस आदमखोर का ही है। थोड़ी ही देर में सारा गांव एकत्रित हो जाता है। जिसको जो हथियार मिला, जैसे जलती हुई मशाल, लाठी, दराती, कुल्हाड़ी, उसको लेकर उस बिखरे खून की तरफ चलने लगे। सबका आशय आज आदमखोर से बदला लेने का था। पीछा करते हुए वे लोग नाले तक पहुंच गए। इतने सारे लोगों की भीड़ और शोर को सुनकर बाघ बिना खाइए जंगल में भाग गया। सबने उस जाते हुए बाघ को देखा। वो कमजोर हो गया था और एक पेड़ से लंगड़ा के चल रहा था, पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि उस भागते हुए बाघ का पीछा करे के। उन्होंने सुक्ता देवी की लाश को उठाकर परिवार को सौंप दिया, जहां सारे गांव ने उनका अंतिम संस्कार किया। इस इंसिडेंस के बाद समस्त गांव वालों ने एक बैठक की तथा सरपंच ने इस बाघ को मारने का बीड़ा उठाया। उसने बताया, शहर में मेरे कुछ परिचय के रहते हैं, उनके पास बंदूक असला है। मैं बोलूंगा तो वह हमारी मदद अवश्य करेंगे। तो मीटिंग में तय हुआ कि सरपंच के रिश्तेदारों से मदद ली जाएगी, बदले में वो जो चाहेंगे वो उन्हें दिया जाएगा। आज बुधवार था, तो अगले दिन यानी गुरुवार को सरपंच अपनी फटफटी से शहर की ओर रवाना हो गए। लगभग 2 घंटे में वह अपने परिचित के घर पहुंच जाते हैं और उनके सामने गांव की व्यथा रख देते हैं। यह सुनकर सरपंच का परिचित, जिसका नाम राम सिंह था और वह रेशम विभाग में क्लर्क की जॉब करता था, उसने भरोसा दिलाया कि वह इस मुसीबत से छुटकारा दिलाएगा। इसके बदले में वह सुक्कर या हिरण का शिकार करेगा और उसे खाएगा। सरपंच ने तुरंत यह शर्त स्वीकार कर ली। लगभग 2 से ढाई घंटे में सरपंच और राम सिंह बिलवानी पहुंच जाते हैं।
एक शिकारी की भांति राम सिंह ने वो जगह देखनी चाहिए जहां उस बूढ़ी सुगंधा देवी के शव को आदमखोर ने ले गया था। नाले के पास पहुंचकर शिकारी ने बोले, अभी शाम के 5 बज रहे हैं, लगभग 1 घंटा है। यदि कोई बछड़ा, बछिया, पड़ा या बकरा मिल जाए तो हम बाघ के आने की प्रतीक्षा करेंगे, क्योंकि कल जाने के बाद उसके यहाँ दोबारा आने के निशान नहीं है, तो आज वह पक्के में आएगा ही आएगा। शिकारे राम सिंह को भोजन करा के पुल के ऊपर खाट को कवर करके एक शेल्टर बना दिया गया और पलाश की पत्तियों से इस प्रकार ढक दिया गया ताकि वह दूर से एकदम नेचुरल दिखाई दे। अब किसी तरह एक पहर गुजर जाता है, पर बाघ की कोई आमद दिखाई नहीं पड़ती। इस दौरान शिकारी राम सिंह ने दोबारा शॉटगन की कौतरे चेक की, सेफ्टी पिन हटाया, ट्रिगर पर हाथ रखे रखे जब 1 घंटा गुजर जाता है तो भी बाघ के आने के कोई संकेत नजर नहीं आ रहे थे। तब शिकारी राम सिंह ने सोचा, बेट को छोड़ देता हूं, शायद बाघ को मुझे और शेल्टर को देख लिया है, तभी वो दोबारा इधर आने की हिम्मत नहीं कर रहा है। अब जो भी है कल देखेंगे, कहकर वो गांव की ओर प्रस्थान करते हैं। जैसे जैसे वो पुराने पुल से गाजर रहे थे, उनको आभास हुआ कि कोई उन्हें स्टॉक कर रहा है। एक बार तो कुछ झाड़ियों के सरसराने की आवाज आती है। वो झट पोजीशन ले लेते हैं, किंतु कुछ देरी में एक बिज्जू निकलकर सामने आ जाता है और वो अब तेज कदमों से वापस गांव आ जाते हैं। सरपंच से उन्होंने बताया कि बाघ पूर्ण रूप से आदमखोर हो गया है और उतना चालाक भी उसने उस स्थान पर आने की चेष्टा भी नहीं की जहां थोड़ा सा भी बदलाव दिखाई दिया। हमें सुबह चलकर बाघ के व्यवहार आदि का पता करना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। ओह। अगले दिन सरपंच शिकारी राम सिंह और ग्राम कोटवार जंगल में बाघ के व्यवहार और पगमार्क देखने सुबह से निकल जाते हैं। जब वह अंदर जंगल में पहुंचते हैं तो एक पगडंडी पर बाघ के ताजा पगमार्कस दिखाई दिए। जब राम सिंह ने उनका मुआयना किया तो यह पाया कि बाघ के पछला पैर की छाप पूर्ण रूप से नहीं बन रही थी। उन्होंने यह नतीजा निकल लिया कि बाघ को पैर में कुछ दिक्कत है, जिसके कारण वह आदमखोर बन गया है। कुछ दूर और चलने पर बाघ के कोई निशान नजर नहीं आए तो उन्होंने वापस जाने का फैसला लिया और जहां बाघ के पगमार्कस दिखे थे वहां पेड़ पर मचान बनाने का फैसला लिया। दोपहर खाना खाने के बाद शिकारी राम सिंह और सरपंच और गांव के कुछ लोगों के साथ पगडंडी वाले रास्ते में भैंस के एक पड़ा के साथ पहुंचते हैं और एक लकड़ी के ठूंठ में चारा देकर पड़ा को बांध देते। आज रात चांदनी होने वाली थी, किंतु वे लोग दोपहर से ही पगडंडी वाले रास्ते के पास मचान में बैठ गए थे। शिकारी और सरपंच दोनों मचान में थे और दबी आवाज में शिकारी बोल रहा था, जब बाघ आदमखोर हो जाता है तो वह चालक हो जाता है। यूं पड़े शिकार में उसकी दिलचस्पी नहीं होती। उसे तो कोई और चाहिए जिस पर हमला करना बहुत आसान हो और जो बहुत लापरवाह हो और प्रतिरोध भी कम करता हो, यानी उसे इंसान चाहिए। सरपंच ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, कुछ करना ही होगा वरना गांव वाले बगावत करना प्रारंभ कर देंगे। शिकारी ने हामी भरे और अगले 1 घंटे के लिए दोनों शांत मन से पड़े को देखते रहे। पड़ा भी मासूमियत भरी नजर से सरपंच को देखता और डर के मारे रंभाता भी था। सरपंच को पड़े की हालत देखकर दया आ गई। उसने शिकारी से कहा, क्या पड़े की जान बच सकती है? इस पर शिकारी राम सिंह ने कहा, यदि बाघ की आमद पता चल जाए तो हो सकता है हम पड़े को बचा लें, किंतु ऐसा होना लगभग असंभव है, क्योंकि बाघ निशाचर प्राणी होता है। वह दबे पांव कब आएगा हमें पता ही नहीं चलेगा और वह कुछ सेकंडों में पड़े का काम तमाम कर देगा। अब कुछ घंटे और गुजर जाते हैं, किंतु भिलवानी का वो आदमखोर उस रात चारे पर आया ही नहीं। सुबह तकरीबन 6 बजे दोनों मचान से उतर आते हैं और पड़े को भी खोलकर ले जाते हैं। पड़ा सरपंच के साथ साथ चल रहा था मानो उसने कोई जंग जीत ली हो। एक दिन गांव का मल्तू चरवाहा गोधन लेकर जंगल में ज्यादा दूर नहीं गया था। वह एक टीले पर बैठकर बीड़ी पी रहा था और थोड़ी थोड़ी देर में पशुओं पर चिल्लाता भी रहता था। कुछ देर में गाय अचानक से भगती हुई उसकी तरफ आई। वह टीले पर खड़ा होकर उस तरफ देखने लगा। एक भारी भरकम पिल्ली काली धारी वाला जानवर दौड़कर एक बछिया पर हमला कर देता है। मल्तू यह देखकर स्तब्ध हो जाता है और उसी टीले पर गस खाकर गिर जाता है, जिससे वह टीले के बीच छुप सा जाता है। इधर बाघ उस शिकार की हुई बछिया को घसीटकर झाड़ियों में ले जाता है और खाने लगता है। जब गाय वापस गांव लौट गई तो मल्तू को न देखकर परिवार वाले एक टोली बनाकर ढूंढने निकलते हैं। इस दौरान कई लोगों को एक साथ आते देख
बाघ जोरदार गर्जना करता है, एक दो बार तो मॉक चार्ज भी कर देता है। ये सब आवाज सुनकर मल्तू टीले से निकलकर जंगल में खोजने आई टोली के पास आकर खड़ा हो जाता है, किंतु वह भय से थर थर कांप रहा था। शब्द जैसे उसके जुबान से फूट नहीं रहे थे। यह देखकर टोली ने उसे संभाला, पीने को पानी दिया और तुरंत मौके से वापस गांव ले गए। गांव आकर उसने परिवार वालों से बताया कि एक बाघ अचानक झाड़ी से निकला और बछिया पर हमला कर उसे मार दिया। हमला इतना सटीक किया था कि बछिया तुरंत मर गई। फिर बाघ उसे घसीटकर झाड़ी में ले गया। फिर थोड़ी देर में टोली आ गई। यह बात सरपंच और वन विभाग को बताई गई, जिससे वन विभाग ने और सख्ती से बाघ को पकड़ने या मार देने की बात कही। किंतु लगातार 15 दिन सघन सर्च करने के बाद भी बाघ को न तो पकड़ा जा सका और न ही मारा गया। किंतु अब गांव वाले सतर्क हो गए थे। अब तो वह दिन में भी जंगल अपने मवेशी को लेकर जाते और न जानवरों को खुला छोड़ते। एक दिन मल्तू चरवाहे को जंगल में एक बाघ का शव दिखाई दिया। उसने गांव वालों और वन विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना पाकर वन विभाग की टीम उस बाघ के शरीर का परीक्षण करने खिसली भिलवानी परिक्षेत्र पहुंचती है। टीम देखती है बाघ अत्यंत कमजोर हो गया था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कई दिनों से उसने कुछ खाया नहीं था। उसकी पसलियां टूटी हुई थीं और पिछले पैर में बंदूक के घाव के निशान साफ साफ ये कहानी बयान करते थे कि वह बाघ कितनी मुश्किलों में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। ये वही भिलवानी का बाघ था जिसने अपनी मजबूरी में इंसानों का शिकार किया और जब अत्यंत दयनीय परिस्थिति हुई तभी उसने इंसानों को खाना प्रारंभ किया। इस स्थिति को हम इंसानों ने तैयार किया और उस बाघ को इस स्थिति तक पहुंचा दिया। यदि समय रहते गांव वालों ने उसे उसके द्वारा शिकार किए गए पशुओं का भोजन करने दिया होता तो वह इतनी बुरी परिस्थिति में नहीं मरता। एक असंवेदनशील परिस्थिति इंसान ने भी क्रिएट की। यदि उसका शिकार करने के इरादे से उसे जख्मी नहीं किया जाता तो आज वह अपना कुदरती शिकार करता और कान्हा नेशनल पार्क की शान में बढ़ोतरी करता। दोस्तों, इस प्रकार यह कहानी समाप्त होती है। आप अपना बेहद ख्याल रखें और वन्य जीव के संरक्षण में सरकार का साथ निभाएं। दोस्तों, यह कहानी मेरे द्वारा रचित पुस्तक पोलवतूर का आदमखोर बाघ से ली गई है। धन्यवाद।